वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज एक बार फिर खास आपके लिए हम हाजिर हो चुके हैं एक 5 स्टार मूवी लेकर। एक छोटी बच्ची का मूक बधिर पिता है दोस्तों। मूक बधिर का मतलब जो बोल नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता। और दूसरी ओर उस बच्ची की माँ जो अपने पति से तलाक ले चुकी है और अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में केस कर देती है। ऐसे में यार क्या वो मूक बधिर पिता क्या करेगा? क्या आखिर में वो अपनी बेटी की कस्टडी पा लेगा या फिर नहीं? यही सब दिखाया गया है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग तरीके से यार। और ये आपके लिए भी एक इमोशनल सफर बनने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा उस बात का। मूवी का नाम है ममू। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक औरत को अरेस्ट किया जाता है और क्योंकि वो मूक बधिर है और साइन लैंग्वेज में बात करना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले समझ नहीं पाते, तो पुलिस वाले एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को बुलाते हैं। इंटरप्रेटर कहती है कि पहले इनकी हथकड़ियां तो खोलिए, उसी के जरिए बात करेंगी। ये हथकड़ियां खोलती जाती है और जब इंटरप्रेटर साइन लैंग्वेज में पूछती है कि अरे सुनिए, क्या आपने उस होटल से पैसे चुराए थे? वो औरत बताती नहीं, मैंने चोरी नहीं की, वो मेरी तनख्वाह थी, मैं वहाँ काम करती थी और मैंने मालिक से कहा कि मुझे नौकरी छोड़नी है, मेरी तनख्वाह दे दो, लेकिन वो नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने अपनी तनख्वाह का अमाउंट लिया और वो चोरी नहीं है। अब इंटरप्रेटर कहती है लेकिन उस मालिक का तो ये कहना है कि आपने नौकरी नहीं छोड़ी थी, बल्कि आप होटल से पैसे चुरा कर भागी थी। अरे वो झूठ बोल रहा है, बुरा आदमी है वो, प्लीज मेरा विश्वास करिए। दोस्तों इंटरप्रेटर बाहर आ जाती है तो होटल का मालिक पुलिस को बता रहा होता है, देखो देखो चोर है, एक नंबर की चोर, उसकी बातों पे भरोसा मत करो। अरे बधिर हुई तो क्या हो गया, सारे बधिर भले थोड़ी ना होते हैं। और तब इंटरप्रेटर उससे पूछती है, क्या आप साइन लैंग्वेज जानते हैं? मालिक कहता है कि नहीं नहीं, अगर साइन लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आप उस औरत से कम्युनिकेट कैसे करते हो? तो मालिक थोड़ा डगमगा जाता है और कहता है वो मैं तो उसको टेक्स्ट करता था। और फिर इंटरप्रेटर उस औरत के पास जाकर उसका फोन मांगती है और तब वो औरत कहती है कि मालिक ने कहा कि सारे मैसेजेस डिलीट कर दो और मेरे पास वो मैसेजेस है ही नहीं, लेकिन उन मैसेजेस में मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। इंटरप्रेटर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब कोर्ट जाएंगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। पर वो औरत पूछती है कि आप मुझसे अभी अभी मिली है, आप मेरी इतनी मदद क्यों करना चाहती हैं? तब इंटरप्रेटर बिना कुछ कहे बाहर आके पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मुझे पूरा यकीन है वो औरत इनोसेंट है, जरूर गलती होटल के मालिक की ही है, इसलिए मैं इस बधिर औरत का केस कोर्ट में लेके जाऊंगी और उसको इनोसेंट साबित करूंगी। ऑफिसर पूछता है लेकिन तुम्हें बधिर और मूक लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों है? तब दोस्तों वो बताती है कि बचपन में मैं उन्हीं लोगों के बीच रही हूँ। और यहाँ कहानी जाती पास्ट में और मुमू नाम की एक छोटी बच्चे को दिखाते हैं। वो मार्केट में भीड़ के बीच से निकल कर जा रही होती है, उसके पीछे एक आदमी चल रहा होता है। मुमू एक आदमी के पास पहुंचती है जो कि कोई एसी ठीक करने के लिए मैकेनिक हायर करने के लिए आया हुआ है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, पहले जो सबसे कम रेट बोलेगा उसे वो काम मिल जाएगा। तो सभी एसी रिपेयर करने के लिए $90 या फिर $100 बोलते हैं, लेकिन मुमू कहती है कि मेरे पापा वो काम 50 में ही कर देंगे। और तब दोस्तों वो आदमी जो मुमू के पीछे चल रहा था वो सामने आता है। दरअसल यही मुमू के पिता है, नाम है जियाओमा। जियाओमा मूक बधिर है दोस्तों और उसके लिए मुमू बात करती रहती है हर किसी के साथ, फिर उसको इस तरह का काम दिलाती है बेचारी। तो ये काम जियाओमा को मिल जाता है और वो भी मुमू की बदौलत। लेकिन ये कोई घर का एसी नहीं होता यार, बल्कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पे लगे होते हैं बड़े बड़े एसी, उसको रिपेयर करना होता है। जियाओमा काम शुरू कर देता है, लेकिन मुमू से कहता है कि अगली बार बेटा सोच समझ कर रेट बोलना, इतनी बड़ी एसी को $50 में कौन करेगा, कोई नहीं। तो मुमू साइन लैंग्वेज में कहती है, पापा आप ही ने तो बताया था कि पैसे चाहे जितने भी मिल जाएं, काम जरूरी होता है। और फिर सुनकर जियाओमा हंस देता है दोस्तों और अपना काम करने में लगा होता है। इस पर मुमू मुंह बनाती है तो उसको देखकर जियाओमा भी मुंह बना लेता है और इस तरह दोनों मतलब आपस में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल काम था वैसे ये वाला, लेकिन खेल खेल में जियाओमा वो काम कर देता है और फिर दोनों मार्केट में कुछ चीजें खरीद कर घर लेके जाते हैं। जियाओमा मुमू को बड़े मजे से उठाकर सीढ़ियां चढ़कर घर जाता है तो वहाँ उसके फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, सभी के सभी बधिर हैं दोस्तों। एक फ्रेंड सिगरेट स्मोक करती है तो मुमू जाकर बुझा देती है और कहती है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर मुमू भी उनके साथ खेलने में लगी होती है। तो जियाओमा कहता है कि अभी पढ़ाई का टाइम है बेटा, चुपचाप चलो और पढ़ाई करो, कहकर मुमू को खींच लेके जाता है। हाँ वैसे मुमू स्कूल नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि जियाओमा के पास फीस भरने के पैसे नहीं है ना, लेकिन वो कुछ एजुकेशनल टॉयज खरीद कर मुमू को देता है जिनके जरिए मुमू काफी कुछ सीख जाती है। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है वैसे तो। दूसरी ओर जियाओमा के फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं और क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो बहुत ही शोर मचा रहे होते हैं। इसी बीच कोई गेम में चीटिंग कर देता है तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है। जियाओमा उनको रोकने जाता है लेकिन वो उसको धक्का दे देते हैं और वो एक औरत के गेम पे गिर जाता है। वो औरत आए हाय गुस्से में जियाओमा की धुलाई कर देती है। इस तरह दोस्तों ये लोग आपस में खूब लड़ते हैं, खूब खेलते हैं और मुमू बाइनोकुलर से ये सब देख रही होती है। तो जियाओमा साइन लैंग्वेज में कहता है कि ये लोग तो बस खेल रहे हैं बेटा। फिर वो मुमू को उठाकर अपने फ्रेंड्स को इशारा करता है कि टीचर जी आ गई और मुमू को देखते ही सभी लड़ना बंद करके एकदम से डांस करने में लगे होते हैं, क्योंकि इन सब को मुमू बहुत ही पसंद है दोस्तों। और उसके सामने तो ये लोग कभी आपस में लड़ना जानते ही नहीं, मतलब डर जाते हैं उससे। अब उनको डांस करता देखकर मुमू बड़ी खुश होती है, उनके साथ वो भी डांस करने में मस्त हो जाती है। लेकिन अब ये लोग इतना शोर मचाते हैं कि पड़ोसी पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। अब पुलिस को आता देखकर मुमू लाइट ऑन करने लग जाती है
तो सभी 1 मिनट में रुक जाते हैं और मोमो को देखते हैं पहले क्या कर रही है। एक्चुअली वो साइन लैंग्वेज में बता रही है कि पुलिस आ गई है और इस पर कुछ ही पलों में वो सभी कमरे का हुलिया बहुत ही बढ़िया कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब ये माहौल देखकर तो पुलिस भी हैरान कि पड़ोसी तो कह रहे थे कि यहाँ पे शोर मच रहा है और कोई इलीगल गेम खेला जा रहा है। मोमो कहती है ये लोग बोल सुन नहीं सकते, इसलिए आप मुझसे बात कीजिए प्लीज। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मोमो कहती है मेरे पापा यही हैं, लेकिन मेरी माँ काम के सिलसिले में फॉरेन गई हुई है। और तब जियाओमा भागा चला आता है। मोमो कहती है यही है मेरे पापा। अब ऑफिसर की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये सब मूक बधिर हैं और एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी खुशकिस्मती से जियाओमा का एक दोस्त आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर इनसे गलती हो भी गई हो तो आगे से नहीं करेंगे, आप चलिए सर, कहकर वो ऑफिसर को लेके जाता है। और उस रात जियाओमा अपने परिवार की फोटोज देख रहा होता है दोस्तों, जिसमें उसकी वाइफ और मोमो है। तब मोमो पूछती है कि पापा माँ कब आएंगी, कभी मुझे फोन क्यों नहीं करती वो? जियाओमा कहता है कि जब तुम स्कूल ज्वाइन कर लोगी ना तो माँ फोन भी करेंगी और एक दिन आएंगी भी तुमसे मिलने के लिए। लेकिन पापा अगर मैं स्कूल चली गई तो आपको काम कैसे मिलेगा, कौन ढूंढेगा आपके लिए काम, रेट वगैरह की बात कौन करेगा? तो जियाओमा कहता है देखो मोमो, वो मैं देख लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई। क्या पता पढ़ लिख कर तुम फ्यूचर में कोई लॉयर, टीचर या डॉक्टर या फिर मूक बधिर लोगों की बातों को दूसरों के लिए ट्रांसलेट करने वाले इंटरप्रेटर बन जाओ। लेकिन पापा तब तक तो बहुत साल लग जाएंगे, और क्या तब तक माँ नहीं आएंगी? माँ कैसी दिखती है मुझे तो ये भी नहीं पता। बेटा वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी, तुम तो बिल्कुल मुझ पे गई हो। क्या पापा आपकी नाक बड़ी है, आईब्रोज बड़े हैं, लेकिन मेरे देखो कितने छोटे छोटे हैं, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा तो तुम कहना चाहती हो क्या मैं बदसूरत दिखता हूँ? शायद तुम नहीं जानती कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा बिल्कुल इसकी तरह। कहकर वो एक मैगजीन उठाकर दिखाता है जिसमें एक फीमेल एक्टर की फोटो होती है। मोमो हंस देती कि अच्छा आप इनकी तरह बनोगे? तो जियाओमा कहता है नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई। कहकर वो मैगजीन को मोड़ता है तो वहाँ पे जैकी चैन की फोटो होती है और वो कहता है कि मैं तो ऐसा एक्टर बनूंगा। इस तरह दोस्तों ये बाप बेटे बहुत ही हंसी खुशी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले दिन इनके दरवाजे पे एक औरत आती है और ये कोई और नहीं दोस्तों, मोमो की माँ है, नाम है यंग। उसको देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यंग जियाओमा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाकर अकेले में बात करती है। दरअसल इन दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन जियाओमा ने मोमो से ये कह के रखा हुआ है कि माँ काम के लिए फॉरेन गई हुई है, जल्द ही आ जाएंगी। पर अब यंग कहती है कि मोमो को हमारे तलाक के बारे में ना बताने के लिए थैंक्स, अब मैं काफी कमा रही हूँ और मोमो का अच्छा ख्याल भी रख सकती हूँ, मैं उसे अपने पास लेके जाना चाहती हूँ। पर जियाओमा मना कर देता है कि जब वो छोटी सी थी तब तुम उसको छोड़कर चली गई थी, तब से आज तक मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ और अब अचानक मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों करूँ? इस पर यंग उसको एक कार्ड देकर कहती है कि अब तक की मेरी पूरी कमाई तुम इसके जरिए ले सकते हो, लेकिन मोमो को मैं लेकर ही रहूंगी कुछ भी हो जाए। जियाओमा तो उसको उठाकर फेंक देता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है, तुम्हारे पैसों की खातिर मैं उसकी ये परवरिश नहीं कर रहा, समझे? मैं अपने प्यार के लिए उसकी परवरिश कर रहा हूँ। इस पर यंग कहती है मैं मोमो की कस्टडी पाने के लिए अब कोर्ट में केस करूंगी। तो जियाओमा बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर घर आ जाता है कि कर लो जो करना है। तो ये बातें जानकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, एक बार कोर्ट में केस हो गया ना तो कस्टडी तो तुम्हारी वाइफ को मिल जाएगी। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है कि अब ऐसे कैसे मिल जाएगी, 5 साल से इसने मोमो की परवरिश की है और उसे कितना प्यार दिया है पता है ना, कितना सेफ रखा है, और तो और मोमो हम लोगों से अलग नहीं हो सकती। तो तब एक फ्रेंड कहता है कि बेकार की बातें बंद करो, वो कोर्ट जाएगी तो हमें मोमो की कस्टडी पाने के लिए एक लॉयर को हायर करना होगा। और फिर वो अपनी पहचान के किसी लॉयर के पास जियाओमा को लेके जाता है। ये जो लॉयर है ना दोस्तों, इसको साइन लैंग्वेज आती है और खासकर वो मूक बधिर लोगों के जो केसेस है उनको ही लड़ती है। तो वो जियाओमा का केस लड़ने के लिए मान जाती है, लेकिन कहती है बदले में तुम्हें कार ड्राइव करना होगा। जियाओमा भी कार ड्राइव करता है और क्योंकि वो हॉर्न की आवाज सुन नहीं सकता तो डर डर कर एकदम धीरे धीरे चलाता है। लॉयर कहती है तुम और तेज ड्राइव नहीं कर सकते क्या, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये सुनकर जियाओमा स्पीड बहुत बढ़ा देता है और दोनों एक जज के पास जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों यंग भी अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपने लॉयर से बात कर रही होती है और यहाँ लॉयर और जियाओमा उस जज से मिलते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी बनाए रखनी है तो तुम्हें किसी अच्छे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा और मोमो को स्कूल भेजना होगा, फिर तुम कोर्ट में कह पाओगे कि मोमो को तुम एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हो, तभी जाकर तुम्हारे जीतने के कुछ चांसेस होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जियाओमा मान जाता है। दूसरी ओर यंग के लॉयर कहती है कि अगर हम ये प्रूव कर सकें कि तुम्हारी बेटी अपने पिता के साथ सेफ नहीं है या फिर वो मोमो को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता तो हम आसानी से केस जीत पाएंगे। यहाँ जियाओमा घर आकर मोमो को बताता है कि बेटा हम दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो मोमो पहले खुश होकर पूछती क्या मैं, आप और माँ सब एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं? तो जियाओमा उदास होकर कहता है कि नहीं बेटा ये कभी नहीं होगा। क्यों पापा, क्या माँ मुझे पसंद नहीं करती? तो वो कहता है नहीं मोमो, माँ को तो तुम बहुत ही पसंद हो, वो तो मैं हूँ जो उसे पसंद नहीं हूँ, लेकिन पापा आप मुझे पसंद हो फिर क्या दिक्कत है? अब अगले दिन जियाओमा लॉयर से मिलता है क्योंकि वो मोमो को स्कूल में भर्ती करवाना चाहता है और स्कूल में जाकर बात करने के लिए वो लॉयर की मदद मांगता है। तो
पहले वो इनकार कर देती कि मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ काम होता है, लेकिन जियोमा उसको छोड़ता नहीं और मुमू की आवाज में एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, लेकिन वो खुद उसको सुन नहीं सकता। दरअसल मुमू ने उसको राइम्स की तरह ये गाया होता है कि मेरे पापा बोल सुन नहीं सकते, इसलिए स्कूल में जाकर बात नहीं कर सकते, सो हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी। हम ये सुनकर लॉयर हंसती है और जियोमा की मदद करने के लिए मान जाती है। अब वो मुमू को लेकर स्कूल जाते हैं, जहाँ लॉयर मुमू की माँ की एक्टिंग करती है, मतलब उसकी माँ बनकर। हेडमास्टर पूछती है कि 1+1 क्या होता है बेटा, तो बेचारी मुमू चुप खड़ी रहती है। अच्छा क्या तुम कोई पोयम जानती हो? इस पर भी मुमू कुछ कहती नहीं। तो लॉयर कहता है वो कहना थोड़ा नर्वस है बेचारी, इसलिए कुछ कह नहीं रही, वरना तो घर में मेरी बेटी इतना चबड़ चबड़ करती है कि क्या कहूँ। सुनकर मुमू चौंक जाती, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? तो लॉयर कहती है अरे चुटकी मुझे मत देख, जवाब दे हेडमास्टर को। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलती दोस्तों। हेडमास्टर कहती है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते उन्हें यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके लिए दूसरे स्कूल होते हैं, तो वहाँ इसका एडमिशन करवा दो। अब जियोमा की कुछ समझ में नहीं आता, तो लॉयर कहती है वो बोल नहीं पा रही है अभी नर्वसनेस की वजह से। फिर वो हेडमास्टर को रोक कर कहती है कि मुमू के पिता सुन नहीं सकते और ये बच्ची उन्हीं के पास पली है, हमेशा अकेली रहती है, इसलिए उसे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर अच्छा रहे, वो सबके साथ घुल मिल कर रहे, एक नॉर्मल बच्ची की तरह रहे। देखो फिलहाल वो बोल नहीं रही, लेकिन उसने गाना गाया है, कहकर फिर वो जियोमा से मुमू की वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। पर इतने में मुमू बोलना शुरू करती है कि 1+1 is 2, 2+2 is 4 और मुझे ट्विंकल ट्विंकल, हम्टी डम्टी और भी बहुत सारे राइम्स पता है। अब हेडमास्टर उसको स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। लॉयर फिर जियोमा से कहती है देखो इससे पहले कि ये केस कोर्ट में जाए तुम्हें अच्छा खासा कमाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नए घर में शिफ्ट होना है और मुमू की फीस भी भरनी है। तो जियोमा कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कुछ भी कर लूंगा, लेकिन उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा कभी भी। रात को बाप बेटी अपनी उंगलियों की परछाई से तरह तरह के शिप्स बनाकर मजे से खेलते हैं। अगले दिन दोस्तों जियोमा और मुमू एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ का रेंट शायद ज्यादा होगा। जियोमा के सारे फ्रेंड्स मुमू पे जान दे देते हैं और उससे अलग नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी वो मुमू के लिए बेहतर फ्यूचर के लिए उसको कह देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ना और टाइम से खाना है। वो अपनी तरफ से यादगार के तौर पर तरह तरह के गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। एक फ्रेंड मुमू को उनकी एक ग्रुप फोटो और 2 गोल्ड फिश देती है। सारी चीजें लेकर वो कार में निकलते हैं। मुमू की आंखों में आंसू भी होते हैं, यार बेचारी पहली बार जा रही है बाहर, और उसे विदा करते हुए लोग भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यही तो प्यार है दोस्तों। तो वो ये भी कहते हैं कि यहाँ वापस मत आना बेटा, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई है, तुम एक अच्छी लाइफ जियो, यही हमारी दुआ है। मुमू और जियोमा आखिरकार उस नए अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये असल में अपार्टमेंट नहीं है, ये कोई होटल लगता है। एक्चुअली जियोमा ने यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब पाई है और शायद यहाँ के मैनेजर ने उसको होटल के इस स्टोर रूम में रहने की परमिशन दे दी है। मुमू के हाथ में एक पैकेट में 2 गोल्ड फिश है और उन्हीं की तरह मुमू और जियोमा अब इस छोटी सी जगह पे फंसे हुए हैं। अगले दिन जियोमा मुमू को स्कूल लेके जाता है और आज उसका पहला दिन है। जियोमा उसको समझाता है कि बेटा यहाँ तुम साइन लैंग्वेज में बात मत करना, दूसरे बच्चों की तरह मुंह से बोलना। और तब यंग आती है और मुमू को एक एक्सपेंसिव पाउच देती है, उसको गले लगा लेती है। फिर मुमू स्कूल जाती है। मुमू क्लास में अपना इंट्रो देती है और उसकी पढ़ाई शुरू होती है। यहाँ जियोमा काम शुरू करता है दोस्तों अपना, और बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा होता है। काम के बाद वो मुमू को स्कूल से घर लेके आता है, दोनों मस्त खेलते हैं। इस तरह दिन बीतते हैं। अब एक दिन म्यूजिक क्लास में सारे बच्चे म्यूजिक बजाते हैं तो मुमू अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि अभी तक मुमू खामोशी में पली थी, इसीलिए अचानक से इतनी तेज आवाज उससे बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी ओर जियोमा क्लीनिंग के लिए कमरे का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो उसको लगता है कि शायद गेस्ट ने चेकआउट कर लिया है। वो क्लीनिंग करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन लगता है दोस्तों वहाँ गेस्ट ने चेकआउट नहीं किया था, बल्कि वो नहा रही थी। वो बाहर निकलती है तो जियोमा को बहुत ही डांटती है कि अंदर कैसे आ गए रे तुम। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों उस दिन, जिस वजह से उस दिन जियोमा मुमू को लेने के लिए स्कूल नहीं जा पाता। मुमू रात तक स्कूल के पास एक दुकान के बाहर बैठी रहती है। जैसे तैसे जियोमा वहाँ पहुंच जाता है। फिर मुमू को लेकर वापस जाने ही लगता है तो वहाँ पे उसकी लॉयर आ जाती है। वो जियोमा को अपनी कार में लेके जाती है और काफी तेज चलाने लग जाती है और कहती है कि उधर देखो। वहाँ जियोमा का एक दोस्त कार ड्राइव करता है और पीछे से एक और आदमी अपनी कार में जानबूझकर उसकी कार को ठोक देता है। इस तरह दोस्तों वो एक फेक कार एक्सीडेंट को क्रिएट करते हैं। जानते हैं क्यों? इंश्योरेंस के लिए। और जियोमा के दोस्त को इस काम के लिए बहुत ही अच्छी रकम दी जाएगी। लॉयर जियोमा से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए बस यही करना होगा, मैंने तुम्हारी मदद भी तो की है, वैसे भी तुम फीस तो दे नहीं पाओगे, इसीलिए मेरे लिए इस तरह का एक्सीडेंट करवा दो, तुम्हारी अच्छी कमाई होती रहेगी। पर जियोमा तो साफ कह देता है कि मैं धोखाधड़ी का काम नहीं करूंगा, और वो जाकर अपने फ्रेंड को डांटता है कि भाई क्या कर रहा है ये, अपनी जान पर खेल कर ऐसे बुरे काम क्यों कर रहा है। पर उसका दोस्त कहता है कि देख मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, इसीलिए पैसों की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर जियोमा होटल जाता है तो मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ और तुम जो अपनी बेटी
बेटी के साथ यहाँ ठहरे हुए हो ना, वो स्टोर रूम भी खाली कर दो। मैंने तुम पे रहम खाकर तुम्हें नौकरी दी और तुम हो कि कस्टमर के रहते कमरे में घुसकर साफ सफाई करने का काम कर रहे हो। तो ज़ियाओमा विनती करता है कि अरे सर वो अचानक, मैं कैसे समझाऊं आपको। लेकिन दोस्तों मालिक उसको निकाल देता है। अब ज़ियाओमा को मजबूरन वो कार क्रैश वाला काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी भी गई और बिना पैसों के वो स्कूल की फीस कैसे भरेगा। तो ज़ियाओमा वो काम ले लेता है और एक कार को ले जाकर उसे क्रैश कर देता है, और वो भी एकदम नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह। और अपनी सेफ्टी के लिए उसने हेलमेट पहना होता है। ज़ियाओमा सिर्फ लग्जरी कार को इस तरह से एक्सीडेंट करता है और उसके डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उस कार को एक वर्कशॉप में देती है, और इंश्योरेंस कंपनी, उस वर्कशॉप और लॉयर का एक फ्रेंड, ये सब मिले हुए हैं और मिलकर ये लोग इस तरह का काम करवाते हैं। दोस्तों इस तरह एक्सीडेंट हुए लग्जरी कार के ओरिजिनल पार्ट्स को निकालकर उसमें चीप वाले पार्ट्स लगा देते हैं, और इस तरह वो एक इलीगल बिजनेस को लीगल की तरह चलाते हैं। वो ज़ियाओमा को कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास तो लॉयर है ही, वो तुम्हें आसानी से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए डरने की बात नहीं है, समझे। तुम बस काम करते जाओ और कमाते जाओ। तो ज़ियाओमा दोस्तों रोज एक लग्जरी कार को ले जाकर अलग अलग जगहों पे क्रैश करने लगता। ज़ियाओमा को जो कार क्रैश करनी होती उसमें वो मुमू को स्कूल में ड्रॉप करता है और रात को उस कार का एक्सीडेंट कर देता है। रात को ना सोने की वजह से दिन भर वो सोता रहता है। अब एक दिन मुमू देख लेती है कि ज़ियाओमा का शरीर बहुत घावों से भरा हुआ है, जो कि अब इतने एक्सीडेंट होते हैं तो कभी यहाँ पे चोट लगती है, कभी वहाँ पे लगती है। उसे शक होता है कि पापा पक्का कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन बेचारी को ठीक से पता नहीं चलता। और मुमू के गोल्ड फिश कम पानी में तड़प रहे होते हैं, बिल्कुल ज़ियाओमा और मुमू की तरह। मुमू ने दीवार पर समंदर, ब्लू व्हेल वगैरह बना के रखे होते हैं। वो और ज़ियाओमा चाहते हैं दोस्तों एक बड़े समंदर में ब्लू व्हेल की तरह आजाद रहना, लेकिन अब छोटे से बॉटल में फंसे हुए गोल्ड फिश की तरह यहाँ पे जी रहे हैं। मतलब ऐसी कंडीशन हो चुकी है उनकी। तो एक दिन तो ज़ियाओमा रात को एक्सीडेंट करने के बाद दिन में सो रहा होता है। मुमू उठाती है कि आप दिन भर सोते क्यों रहते हो पापा, क्या हो गया। फिर वो ब्लू व्हेल जैसे एक टॉय में ब्लो करती है और कहती है ये मेरे फ्रेंड ने दिया है, इसे ब्लो करने से इसमें से आवाज आती है। तो उसके एकदम पीछे वाले ब्लू व्हेल के शेप में एक स्लाइड होता है। असल में मुमू उसे ब्लो नहीं कर रही होती, उसने सिर्फ अपने मुंह में रखा होता है। और फिर भी ज़ियाओमा सोचता है कि बेटी उस टॉय को बजा रही है, इसीलिए वो ताली बजाता है। मुमू को बहुत ही बुरा लगता है कि एक तो पापा सुन नहीं सकते, दूसरी ओर उन्हें मुझे खुश करने के लिए बताओ एक्टिंग करनी पड़ रही है कि वो सुन सकते हैं। अब बेचारी रोने लग जाती है कि कैसी कंडीशन करती भगवान ने हमारी। ज़ियाओमा कहता है कि देखो मुमू, रो मत, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन अगर इस दुनिया में सबसे प्यारी कोई चीज है तो वो जरूर तुम्हारी आवाज होगी। उसे मैं सुन नहीं पा रहा, इस बात का मुझे दुख जरूर है। कहकर वो भी उस टॉय को बजाने लग जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं दोस्तों। अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। ज़ियाओमा को कोर्ट में ये दिखाना है कि उसकी अच्छी कमाई हो रही है, और वो जिसके लिए कार एक्सीडेंट करता है ना, उस मैनेजर से पैसे मांगने जाता है। तो वहाँ लॉयर कहती है कि रुको, एक और कार बस तुम्हें उसका एक्सीडेंट करना है, हम तुम्हें पूरा अमाउंट दे देंगे। तो उस रात ज़ियाओमा मुमू को सुलाकर एक्सीडेंट करने के लिए निकल जाता है, लेकिन मुमू सोई नहीं थी दोस्तों। वो अपना शक दूर करने के लिए अपने पापा के पीछे जाती है, और वो जिस कार का एक्सीडेंट करने वाला है उसी में चढ़कर छुप जाती है। अब ज़ियाओमा कार को बहुत ही तेज चलाता है, और सामने से आती है गाड़ी पे क्रैश करवाने वाला होता है कि ये देखकर मुमू चिल्लाती है कि पापा क्या करने जा रहे हो। और ज़ियाओमा को एकदम से शॉक, वो नहीं जानता था कि मुमू कार में है। वो गाड़ी को ऐन वक्त पर घुमा लेता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कार साइड के बैरियर में क्रैश हो जाती है और दोनों को चोट लग जाती है। खासकर मुमू को बहुत चोटें आती हैं। तो ज़ियाओमा तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर भी मुमू को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पे फिर आती है यंग और डॉक्टर से पूछती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मुमू को क्या हुआ बताइए। डॉक्टर बताते हैं कि डरने की बात नहीं है, घाव भर जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट से उसको शॉक लगा हुआ है और इसीलिए वो ठीक से बात नहीं कर पा रही है। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप उसको घर लेके जाइए। अब यंग मुमू को उठा के लेके जाती है। तो ज़ियाओमा की कुछ समझ में नहीं आता कि वो यंग से मतलब क्या बोले। अब वो बस ये पूछता है कि तुम उसे क्यों लेके जा रही हो। यंग कहती है मुझे छुओ मत, मैं मुमू को अपने साथ लेके जा रही हूँ, और अब जो होगा वो कोर्ट में होगा। और फिर इनके और इनके लॉयर्स के बीच में दोस्तों एक ऑफिशियल मीटिंग अरेंज की जाती है। दरअसल इनकी लव मैरिज हुई थी, पता है आपको, लेकिन जब मुमू पैदा हुई तो ज़ियाओमा ने उसको साइन लैंग्वेज सिखाया, जिसके बाद वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करने लगी, और इसी वजह से वो ज्यादा बोलती नहीं थी। ये चीज यंग को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो ज़ियाओमा से अलग हो गई। लेकिन अब ज़ियाओमा की वजह से मुमू मरते मरते बची हुई है। वो कहती है कि मेरी बेटी ज़ियाओमा के साथ सेफ नहीं है, वो मेरे पास सेफ रहेगी, इसलिए मुझे को मुमू की कस्टडी लेनी होगी। तो जब ज़ियाओमा की राय पूछी जाती है कि भाई तुम क्या कहते हो, तो वो कहता है कि मुझे मुमू से मिलना है, आप उससे पूछकर देखिए, वो जरूर मेरे साथ ही रहना चाहेगी। तो वो मिलाते हैं उसको अपनी बेटी से। वो लोग मुमू से पूछते हैं कि बेटा तुम पापा के साथ रहना चाहती हो या माँ के साथ। ज़ियाओमा मुमू को देखता है और बहुत खुश होता है कि वो सही सलामत है। वो जानता है कि मुमू उसी का नाम लेगी, उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों आज मुमू यंग की ओर इशारा करती है कि मैं माँ के साथ रहूंगी, और ज़ियाओमा बिल्कुल बौखला जाता है। यंग भी मुमू को लेकर चले जाती है।
वो उसको स्कूल में ड्रॉप करती है। फिर म्यूजिक क्लास में मोमो काफी अच्छा प्ले करती, यंग उसको वापस लेने के लिए आती है। तेज बारिश हो रही होती है और जियामा बेचारा दूर से छुपकर अपनी बेटी को देखता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीतते हैं। मोमो ने अभी तक दोस्तों अपनी माँ से एक शब्द नहीं कहा था। इस बात से यंग तो उदास थी। फिर मोमो अपनी उंगलियों की परछाई से तरह तरह के शेप्स बनाती है, जैसे वो अपने पिता के साथ बनाया करती थी, खेला करती थी। मोमो जियामा को बहुत ही मिस कर रही है देखा जाए तो, लेकिन फिर वो यंग के साथ क्यों आना चाहती थी ये तो फिलहाल नहीं पता। और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं दोस्तों, जहाँ मोमो ने अपने पापा के लिए एक बलून में लिखा होता है कि पापा मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी, आपको कभी कुछ होने नहीं दूंगी, आपको सेफ रखूंगी। और यहाँ पता चलता है कि मोमो जान गई थी कि उसके पापा मोमो की कस्टडी के लिए एक्सीडेंट्स करवा रहे हैं, ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं जिससे कि कभी ना कभी जियामा की जान को खतरा हो सकता है। और अपने पापा को उसी खतरे से बचाने के लिए मोमो अपनी माँ के साथ आ गई थी ताकि उसके खातिर उसके पापा ऐसा काम ना करे। पर वो अब अपने पापा को बहुत ही मिस कर रही है और यहाँ काफी अकेला अकेला महसूस कर रही है। दूसरी ओर जियामा दोस्तों उस ब्लू वेल टॉय को ब्लो करके मोमो को याद करता है बेचारा। और तब उसका एक फ्रेंड आता है तो जियामा कहता है कि मुझे मोमो की आवाज सुनाई दी थी, वो बहुत ही प्यारी आवाज थी। अब उसका दोस्त डर जाता है कि कहीं बेटी से अलग होकर ये पागल ना हो जाए और कहीं खुद अपनी जान न दे दे। वो कहता है कि भाई तुम्हें कुछ भी उल्टा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, समझे। और फिर उस दोस्त के जाने के बाद दोस्तों जियामा को एक मैसेज आता है कि कल यंग मोमो को लेकर हमेशा हमेशा के लिए न्यूजीलैंड जाने वाली है और कभी वापस नहीं आएगी। मोमो को आखिरी बार एक नजर देखने के लिए जियामा जल्दी से उस ब्लू वेल टॉय को लेकर एयरपोर्ट जाता है। मोमो बोर्डिंग गेट की ओर निकल जाती है। जियामा उसको देख लेता है लेकिन बोल नहीं सकता ना बेचारा, तो ब्लू वेल टॉय को बजाता है। मोमो आवाज सुन लेती है और मुड़कर देखती है तो जियामा बाहर खड़ा होता है। उसको देखते मोमो का चेहरा एकदम से खिल जाता है दोस्तों और ग्लास के पास जाकर जियामा को साइन लैंग्वेज में कहती है कि पापा क्या आप मुझसे गुस्सा हो, मैं तो आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, माँ के साथ नहीं लगता अच्छा मुझे। तो जियामा कहता है ऐसा मत कहो बेटा, तुम मेरे साथ रहने के बजाय माँ के साथ ज्यादा सेफ रहोगी और वहाँ तुम अच्छे से पढ़ लिख पाओगे, तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी वहाँ। और हाँ अपनी माँ की बात मानना, ठीक है, उनके साथ अच्छे से रहना। और ये सारी बातें सुनकर मोमो का दिल पिघल जाता है और कहीं ना कहीं यंग भी ये बातें सुन रही थी। मोमो कहती है ठीक है पापा मैं माँ के साथ जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज वो एक्सीडेंट वाला काम मत करना कभी भी, बहुत चोटें आएंगी नहीं तो आपको। तो जियामा कहता है डरो मत, मैं वो काम कभी नहीं करूंगा, तुम बस खुश रहो। पापा मैं आपको अपने पास देखना चाहती हूँ हमेशा। तो जियामा इशारा करता है कि उस तरफ एक गेट है, तुम वहां आ जाओ। दोनों एक दूसरे की ओर चले आते हैं और बेटी से मिलने की खुशी में जियामा ये देखो दोस्तों डांस करने लग जाता है। तो मोमो भी उसके साथ डांस करने लगती है। अचानक लेकिन होता यह है जियामा को पुलिस पकड़ लेती है। मोमो चिल्लाती भी है कि उनको मत लेके जाओ, उन्होंने कोई गलती नहीं की, पर इस बार पुलिस उनको कर लेती है अरेस्ट, क्योंकि न्यूज में बताते हैं कि इंश्योरेंस की खातिर जानबूझकर कार एक्सीडेंट्स करवाने वाले सभी को अरेस्ट किया गया है। इसमें जियामा भी शामिल था तो उसको भी लेकर गई पुलिस। ये देखकर मोमो यंग से कहती है कि मैं पापा की भलाई के लिए ही आपके साथ आने के लिए मान गई थी, मुझे पाने के लिए पापा ने वो काम किया था, लेकिन अब पापा मुसीबत में हैं और मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो यंग कहती तुम फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा, हम जल्दी उनको छुड़ा लेंगे। कहकर वो भी रुक जाती है दोस्तों। जियामा का केस कोर्ट में आता है। मोमो पापा पापा करके चिल्लाती है लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता बेचारे को। जियामा के अलावा उसके फ्रेंड, लॉयर सबको अरेस्ट कर लिया गया था और वो मैनेजर जो जियामा को ये काम देता था वो भी फंस चुका था। लेकिन उसके आदमी कोर्ट में दूसरे लोगों के साथ बैठे होते हैं, सुनवाई होती है और जज सभी को सजा सुनाने वाले होते हैं। लेकिन जियामा कहता है कि इसमें बाकियों की कोई गलती नहीं है, ये मेरी प्लानिंग थी और मैंने ही सब कुछ सेट किया था। इस तरह वो सारा इल्जाम दोस्तों खुद पे ले लेता है, क्योंकि मैनेजर ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैनेजर मोमो की देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा हमेशा। तो जियामा के फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मोमो भी चिल्लाती कि मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते और वो भागकर पापा के पास जाती है, लेकिन वो दोनों को अलग कर देते हैं दोस्तों। तब मोमो लॉयर से कहती है कि आंटी आप तो मेरे पापा को जानती है ना, मेरे पापा बहुत ही अच्छे आदमी है, ऐसे काम नहीं करते ना, प्लीज उनको बताइए। मोमो बहुत ही रोती है जिसको देखकर जियामा भी रो पड़ता है दोस्तों। और यहाँ पे लॉयर फैसला करती है कि वो मोमो की खातिर जियामा को बचाएगी और जज से कह देती है कि हाँ मैं सच बताती हूँ योर ऑनर, जियामा ने कुछ नहीं किया था, पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मैंने और मैनेजर ने की थी। हमें पता था कि ऐसे मूक बधिर लोगों की सिचुएशन का हम आसानी से फायदा उठा सकते हैं, बस इसीलिए हमने जियामा से ये काम करवाया। जज पूछते हैं फिर जियामा ने सारा इल्जाम खुद पे क्यों ले लिया? तो लॉयर कहती है कि जियामा ने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ऐसा किया, क्योंकि हमने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर वो सारा इल्जाम खुद पे ले लेगा तो हम उसकी बच्चे का पूरा इंतजाम कर देंगे। इस पर मोमो लॉयर को देखकर स्माइल करती है जैसे कि वो लॉयर को थैंक कर रही हो, और वहां बैठे मैनेजर के आदमियों के बारे में भी लॉयर बता देती है और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लॉयर फिर जियामा से कहती है कि मैंने तुम्हारी बहुत ही बड़ी मदद की, भूल मत जाना और मोमो का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बहुत ही अच्छी बच्ची है वो। फिर दोस्तों जजेस जियामा से पूछते हैं तो वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि मुझे अपनी बेटी की खातिर उसे स्कूल भेजने, उसकी कस्टडी पाने की खातिर पैसों की जरूरत थी और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली और ना ही मेरा कोई घर है। अपनी बेटी की परवरिश के लिए मैं ये गलत काम करने के लिए मान किया। मैंने
मजबूरी में ये सब किया था सर, लेकिन फिर भी गलत काम तो गलत काम ही होता है ना। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बोल सुन नहीं सकता, मेरे लिए मेरी बेटी बोलती है, लेकिन मैं ज्यादा दिन उसका इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसकी अपनी एक लाइफ होनी चाहिए, और मैं सेल्फिश बाप नहीं हूँ जो अपनी बच्ची के कंधों पर हमेशा एक बोझ बनकर जीऊं। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी माँ के साथ न्यूजीलैंड जाए और अच्छे से पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को एंजॉय करे, हो सके तो मेरी तरह मूक बधिर लोगों की मदद करे। और ये सुनते ही दोस्तों वो मुड़कर मुमू को देखकर कहता है कि मुमू, मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैं सुन नहीं सकता, लेकिन जब तुम पैदा हुई और तुमने बोलना शुरू किया तब मुझे लगा कि अगर इस दुनिया में सबसे मीठी और दिल को खुश कर देने वाली कोई आवाज है तो वो जरूर तुम्हारी आवाज होगी। मुमू बहुत इमोशनल हो जाती है दोस्तों, खुश होकर अपने पापा को देखती है। और अब कहानी आती है यहाँ से प्रेजेंट में। उस इंटरप्रेटर को दिखाते हैं जो होटल में काम करने वाली उस औरत को अपनी कहानी सुना रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं मुमू है, जो न्यूजीलैंड में पढ़ लिख कर वापस चाइना आ गई है और यहाँ अपने पापा की तरह मूक बधिर लोगों के केस लेने वाली लॉयर बन गई है। मुमू उस औरत को हिम्मत देती कि मैं आपका केस लड़ूंगी और आपको बेकसूर साबित करके दम लूंगी। फिर तो मुमू अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मालिक के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर देती है। दरअसल उस मालिक ने अपने स्टाफ को अब्यूज किया था। मुमू उसकी वीडियो एविडेंस में भी कलेक्ट कर देती है। उसके आधार पर मुमू उस मालिक को सजा दिलवाती है और इस तरह दोस्तों अपनी उस क्लाइंट को निर्दोष साबित करती है अपनी मुमू। और इसी के साथ ये प्यारी सी 5 स्टार गुड फील मूवी होती है खत्म। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।